बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सेट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने साथी एक्सपर्ट एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया 2024 का T20 वर्ल्ड कप। पहला मैच बहुत अच्छा मैच हुआ अमेरिका वर्सेस कनाडा के दरमियान। अमेरिकन को तो पता ही नहीं था कि अमेरिका में कोई वर्ल्ड कप हो रहा है। बहुत मुश्किलों से जो है वो उन्होंने एक टिकट के साथ दो टिकट फ्री देके स्टेडियम को भरा है। बहरहाल अच्छी शुरुआत हुई है। 194 रन किए थे कनाडा की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, और अमेरिका ने जिस तरह से वो चेस किए हैं उसने बहरहाल टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरह से उनके प्लेयर जोन्स ने 10 छक्के लगाए हैं, 40 बॉलों में 94 रन किए हैं, वो ये बात साबित करती है कि वाकई अगर मुश्तबा आसिम मुश्तबा ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका में क्रिकेट का बहुत बेहतर स्ट्रक्चर आ गया है, तो ये गलत नहीं है। ये बात अमेरिका ने प्रूव की है जिस तरह से अमेरिका ने परफॉर्म किया है। फैसल, आप यकीनन आपने रात को जागकर ये मैच देखा है, क्या तासुरात है आपके इस मैच के बारे में? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। देखिए, आगाज आपने बड़े जबरदस्त एक स्टार्ट आपने दिया। वो लेने की वजह यही थी कि वो जो बैटिंग की है जॉन्स, जिसका बताया आपने 10 छक्के मारे हैं, 40 बॉलों पे 94 रन की नहीं खेली। चाहे वो कोई भी टीम हो, ये कोई ऐसा मजाक नहीं होता कि 40 बॉलों पे 94 रन कर देना। क्योंकि जो बैटिंग में उसने जो छक्के मारे थे, जो लॉफ्टेड शॉट्स मारे हैं, जो ब्लास्ट किया है उसने, वो मैंने उसकी बैटिंग देखी और बआसानी वो मैच जीत गए। मतलब कोई मुझे कहीं से नजर नहीं आया कि 195 करने के बाद कनाडा ने किसी जगह पे भी कोई फाइट बैक किया। फैसल, मैंने इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखा था। आप यकीन करें, विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही है, बहुत स्पंजी सी विकेट है। पूरा जोर लगा के उनका जो प्लेयर है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा इंडिया का, उस पूरा जोर लगा के वो खेल रहा था, शिवम दुबे। और उसने एक छक्का जरूर मारा है, लेकिन वो बॉल 30 गज के जो है ना उसके अंदर ही अंदर कर रही थी। तो मुझे लगता है, और आज जो मैच हुआ है, जिस तरह से आज बॉल रुक के आ रहा था, खासतौर पर जो दूसरा मैच हुआ है वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ न्यू गिनी, ये फैसल बहुत खतरनाक चीज है। उसकी वजह यह है कि बॉल रुक के आ रहा है, बैटिंग करना जो है वो कोई आसान नहीं है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है ना, तो मेरा ख्याल है, हो सकता है ये ख्याल गलत हो, इस तरह की कंडीशन में जो कमजोर टीम होती है ना फैसल, उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो फाइट बैक ही ना करें, वो मैच भी जीत सकती है। बिल्कुल सही कहा। और हमसे आपने देखे, एक चीज तो ये होती है कि ये तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आईसीसी को इन तमाम चीजों के मामला को देखना चाहिए कि अगर इस तरह की बिल्कुल आपने सही कहा। जो वेस्ट इंडीज का भी मैच था, तो वेस्ट इंडीज भी अगर के 136 की जगह वो अगर 160-70 रन कर देते, तो ये मुश्किलात पैदा हो सकती थी वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि 5 विकेटें उनकी गिर गई थी। लेकिन बहरहाल ये कि इसको बहुत तवज्जो के साथ आईसीसी को देखना चाहिए कि अगर विकेट इस तरह से, क्योंकि डिसीव करना फिर कोई भी हल्की टीम किसी अच्छी टीम को मत जकड़ सकती है, मतलब आसान हो जाता है। और वो फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर आ जाता है बड़ी टीम के ऊपर, कि वो फिर वो एक प्रेशर ये होता है कि एक तो हम इस तरह की कंडीशन हो गई है कि हमारी से बहुत ही हल्की टीम है, और दूसरी चीज ये होती है कि फिर जो अपने जो लोग होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, उनका एक प्रेशर अलग होता है कि आप इन टीमों से मैच हार रहे हो, आप इस तरह गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हो आप। आज वेस्ट इंडीज जो है वो बहरहाल स्ट्रगल करती हुई नजर आई। जिस तरह से पापुआ न्यू गिनी ने 136 रन किए थे, ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज वाले बहुत इजीली इसको चेस करेंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। कंटिन्यू जो है वो अपनी विकेट जो है वो लूज करते रहे। रॉस्टन चेस ने आज वेस्ट इंडीज को टारगेट चेस करने में बहुत ज्यादा जो है वो मदद फराम की, 42 रन किए उन्होंने। इसके अलावा आंद्रे रसल ने लास्ट में आके बहुत बेहतर बैटिंग की है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टूर्नामेंट में बहरहाल आपको अपसेट नजर आएंगे। जो बजाय नजर आ रहा है, जिस तरह से वेस्ट इंडीज आज खेला है, मुझे लग रहा था कि शायद एक टाइम पे ऐसा हुआ कि 5 उनके आउट हो गए थे, 40 रन 4 ओवर में चाहिए थे। लेकिन बहरहाल बड़ी टीम है, उसने रिकवर किया, और यकीनन पापुआ न्यू गिनी को और सीखना पड़ेगा और तजुर्बा हासिल करना पड़ेगा कि इस तरह के क्रंच मैचेस में अपने जो है वो नर्व पे किस तरह काबू पाया जाता है, और किस तरह से जो है ना टीम को और मैच को लेके आगे जाया जाता है। बहरहाल फैसल, बात यह है कि इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हरा दिया, बहुत इजीली हरा दिया, 122 पे आउट कर दिया था। और दूसरा ये कि
इंडिया का आप ये देखें, तासुब देखें कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस उनके बेहतरीन टाइम 8:30 बजे रखवाएं, और दूसरी तमाम टीमों के जो मैचेस हैं वो किसी टीम के 4 बजे हो रहे हैं, किसी टीम के रात 11 बजे हो रहे हैं, किसी टीम के किसी टाइम पे हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आईसीसी हमेशा जो है वो दूसरी टीमों से सौतेली माँ का किरदार अदा करता है, और इंडिया को हमेशा जो है वो अपना बगल बच्चा बना के रखता है। सपोर्टिंग रोल कह सकते हैं कि आपने हर जगह इंडिया चाहता है कि मैं जो मर्जी आए मैं करूं, जिस तरह से खेलूं, और उनकी सब सुनते भी हैं। अब या तो मतलब दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर में बहुत बड़ा मुल्क है, या तो उसको घमंड है थोड़ी सी कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, या क्रिकेट के हम कोई किंग है बहुत बड़े। लेकिन ये कि इस पे भी देखे ना आप, अब तो ये इसके, और मुझे तो इससे यही फील होता है, मतलब इन बातों से तो यही साबित हो सकता है कि आईसीसी और बीसीसीआई दोनों मिले हुए हैं आपस में। ऐसा ही लगता है, आईसीसी और बीसीसीआई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो बहरहाल व्यूअर्स, अब बात करते हैं जो कल मैच होने वाला है, ओमान वर्सेस नमीबिया। ये मैच, मेरा जाती ख्याल ये है फैसल कि ये मैच इवनली पॉइज्ड है। जिस तरह से जो ओमान की भी परफॉर्मेंस बेहतर है, नमीबिया में भी आपको पता है कि वीजा जो है वो खेलता है, जो लाहौर कलंदर का भी प्लेयर है। तो इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है फैसल? देखिए, आपको सच बताऊं तो मैंने दोनों को खेलते हुए देखा जरूर, लेकिन इतना नहीं देखा। लेकिन भारत, जिस तरह आपने जो सिचुएशन बताई है उस तरह से मैच अच्छा होना चाहिए। मैच अच्छा इसलिए भी होना चाहिए, देखिए बात यह है कि वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका में नया नया आया है। अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है क्रिकेट के लिए, और बहरहाल क्रिकेट में पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है, लेकिन चाइना में अभी इतना जो है वो क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका में बहरहाल बहुत एक सिस्टम बन गया है, और मुझे लगता है फैसल, जिस तरह से आपको याद होगा कि शारजा वगैरह में जिस तरह से कंटिन्यू जो है वो क्रिकेट का हब बन गया था, आने वाले टाइम पे बहरहाल अमेरिका को आप इस तरह की कंडीशन में आता हुआ देख रहे हैं। इससे क्रिकेट को भी फायदा होगा। इससे सबसे बढ़ के आईसीसी को चाहिए कि जितने भी 94-96 ममालिक हैं उनको भी फैसिलिटेट करे, उनको भी इतना फंड दे कि वो अपना स्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर तरीके से डेवलप करें, ताकि उनमें और उनके लोगों में शौक पैदा हो क्रिकेट का। और इससे जो है ना, वो जब मार्केट बड़ी होगी तो पैसा आता है, पैसा आता है तो यकीनन जो है वो बहुत से ममालिक को इसमें फायदा होता है और वो दिलचस्पी से देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। औरंगजेब, देखिए 9 और 10 ममालिक तक क्रिकेट को महदूद ना रखें, बल्कि इसको और मजीद स्प्रेड करें, इसको मजीद फैलाएं। और खास तौर पे एक बात जरूर मैं ये कहूंगा कि भारत जो शारजा की भी बात है, क्योंकि शारजा में एक ऐसा माहौल बन गया था कि शारजा शारजा लोग करने लगे थे, एक मार्केट बन गई थी, एक डिमांडिंग कंडीशंस थी वहां पे शारजा में, जब शारजा में मैचेस होते थे। तो अब ये कि देखिए, अमेरिका में जो ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, अमेरिका का, और मैं ये मतलब बोलूंगा जरूर कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वहाँ क्रिकेट को काफी फरोग मिल सकता है अगर उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया जाए। बड़ी मार्केट है ना फैसल, सबसे बड़ा मसला है। अच्छा बहरहाल व्यूअर्स, अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं। एबी डिविलियर ने बाबर आजम से इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को लेके इंडिया में खासतौर पे बाबर आजम की इंग्लिश का बड़ा मजाक उड़ाया गया। एक व्यूअर्स ने लिखा कि बाबर आजम जब इंग्लिश बोल रहे थे तो डिविलियर को अपनी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। लेकिन आप देखें कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना फैसल, डिविलियर आपको पता है कि अजीम प्लेयर्स में मैं उसको शुमार करता हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर था। जिस तरह से उसने बैटिंग की है, उसने अपने जो जलवे दिखाए हैं दुनिया को, और सबसे बढ़ के 33-32 ईयर्स ओल्ड था जब वो उसने रिटायरमेंट ली। तो एक बहुत बड़ा जो है वो कला पैदा हुआ था उसकी रिटायरमेंट से। एबी डिविलियर ने उस सारिफ को जवाब दिया कि भाई देखें, बाबर आजम की इंग्लिश मेरी उर्दू से कहीं बेहतर है, और बाबर, मैंने जो है वो उर्दू कोशिश की सीखने की, लेकिन मैं उस तरह नहीं सीख सका। तो अपनी जबान जो होती है ना फैसल, उस पर फख्र करना चाहिए। चाइना में जाए आप, कहीं आपको इंग्लिश नजर नहीं आएगी। फ्रांस में जाए आपको, कहीं इंग्लिश नजर नहीं आएगी। ये जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन है, इनको कुछ ज्यादा ही जो है ना वो इंग्लिश से प्यार लगता है, और वो समझते हैं कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो यकीनन वो बहुत ज़हीन आदमी है और उसकी इज्जत करना चाहिए। देखिए औरंगजेब, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा इसको, कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अवर मदर टंग। जस्ट वी आर डूइंग स्ट्रगलिंग, वी आर डूइंग फाइट अगेंस्ट अवर बोथ पीपल्स, अवर सोसाइटी, अवर एटमॉस्फेयर, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। तो अब आपको चाइना में अगर चाइना वाले इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, चाइना इंग्लिश बोलते ही नहीं है, जापानीज को इंग्लिश नहीं आती है, तो अपनी एक फेमिलियर होते हैं, वो अपनी कंट्री को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए वो तरक्की भी ज्यादा करते हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के साथ मसला यही है कि सिर्फ आपकी बात मैं ये नहीं करूंगा
कि जो आपने ऐसा किया और मजाक बन रहा है। मजाक किस चीज का बना रहे हैं यार? एबी डिविलियर दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, एक दुनिया के बेहतरीन किंग प्लेयर का आप वो इंटरव्यू ले रहा है, तो वो फिर मजाक बनाने वाली बात कहां से आ गई है? अब वो जिसको जितनी आती है वो उतनी बोलेगा ना। उसको उसको गेम तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत तो दी है कि वो अपने खेल खेल से आपका मुंह बंद कर देता है और अभी आपके खिलाफ रन्स भी करने वाला है। आप परेशान ना हो। बात यह है फैसल के बारीकियां निकालना जो है वो इंडियंस का काम है। जिस तरह से इंडियंस जो है वो आपको पता है कि कोई भी पाकिस्तान के प्लेयर को देख के अगर नारा लगा दे तो इंडियन को जल बुझ जाते हैं और उस बंदे पे पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि एक मैच में आफरीदी से बाउंड्री पे खड़े रहते हैं आफरीदी, वहां पे एक इंडियन ने आफरीदी के साथ सेल्फी बनाने की कोशिश की तो उस इंडियन के हाथ में फ्लैग था इंडियन। आफरीदी ने वो फ्लैग इंडियन फ्लैग जो है वो लपेट के तस्वीर खिंचवाई। अब मुझे बताइए फैसल कि अगर यही हरकत कोई इंडियन करता तो क्या रद्द-ए-अमल होता इंडिया में? और आप औरंगजेब ये देखेंगे, आपकी एक बात ये बात थी। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, आपको इफ यू आर ट्राइंग टू रिकॉल योर मेमोरी, अभी लास्ट जो गुजरा वर्ल्ड कप, एक प्लेयर कोहली की शर्ट पहन के बैठा हुआ था। जी जी, देखा आप यहाँ जो बीएसएल मेरे ख्याल में बिल्कुल था, बिल्कुल। तो वो वहां पे बड़ा खुश हुए कि देखें आप हमारा। वो खुश हुए इसलिए कि लोग प्लेयर्स को लाइक करते हैं। आप बात को समझने की ये कोशिश किया करें, आप ये क्रिटिसिज्म ना किया करें। प्लेयर्स को लाइक किया जाता है, प्लेयर्स की एबिलिटी को, उसकी बैटिंग की खूबसूरती को, बॉलर की उसकी जो उसका एक्शन होता है, बॉलर की जो अपनी वराइटीज होती है, जो उसकी एक्यूरेसी होती है, उन्हें लाइक किया जाता है। ये क्रिकेट की सेंस रखने वाले लोग करते हैं। यार हर ऐरा गैरा नथु गैरा का काम नहीं है। आप क्रिकेट जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं और क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखते। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, शायद फैसल आपको या व्यूअर्स को पता ना हो, दुनिया में सबसे लंबा छक्का जो है वो आपको पता है फैसल किस प्लेयर ने मारा है? शाहिद अफरीदी ने शाहिद अफरीदी ने मारा है। उसकी जो लेंथ है वो 153 मीटर्स है, जो कि दुनिया का सबसे लंबा छक्का है। लेकिन दूसरा नंबर पे जिस प्लेयर ने छक्का मारा है, शायद आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि उसका नाम है ब्रेट ली। ब्रेट ली जो फास्ट बॉलर है, उसने 130 मीटर का छक्का मारा है टेस्ट क्रिकेट में। तो आप व्यूअर्स की मैं थोड़ी सी दिलचस्पी के लिए मैंने ये रिकॉर्ड शेयर किया। अब ये है कि पाकिस्तानी टीम में भी थोड़ा सा बात करते हैं फैसल। जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने अगेंस्ट इंग्लैंड ये सीरीज खेली है, तो यकीनन बहुत से लोगों के दिल दुखे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जो वर्ल्ड कप का माहौल और जो वर्ल्ड कप का एटमॉस्फेयर होता है ना, वो इंटायरली डिफरेंट होता है। तो उसमें जो है ना, बहरहाल भाई लोग कितनी बातें करें, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया पाकिस्तान को टॉप 4 में रखे ना रखे, पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ अरसे से कंटिन्यू जो है वो नॉकआउट राउंड में आ रही है, नॉकआउट राउंड में परफॉर्म कर रही है। और बहरहाल बदकिस्मती कहलाएगी हमारी कि हम जो है वो फाइनल पिछले साल खेल के हम हार गए। थोड़ी सी बस वो कुछ शाइन की भी जो है वो प्रॉब्लम हो गई थी। कहने का मकसद ये है कि भाई अपनी टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये टीम दुनिया की वाइड टीम है, जब अगर मोमेंटम गेन कर लेती है तो दुनिया की कोई टीम जो है वो इसको नहीं पकड़ सकती। क्या कहते हैं वैसे इस बारे में आप? देखिए औरंगजेब, बड़े अच्छा एक टॉपिक आपने बीच में लेकर आ गए। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने कर दी इस वक्त। मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं इस पे कुछ बात करूं मैं इस पे ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको ये अभी से बता रहा हूं औरंगजेब, ये मेरी अंदर की है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज माय विलिंग एंड आई विश। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारेगा। ये मैं आप मेरी बात नोटिस कर लें। आप जो लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सुपर 8 में सिर्फ एक मैच हारेगा। पाकिस्तान अपने लीग के सारे मैचेस जीत जाएगा, ये जहन में रखिएगा। पाकिस्तान फाइनल तक जाएगा और पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा, देखिएगा। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा और रिकॉर्ड निकाल के लाया हूँ फैसल, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको भी शेयर करूँ। ये 2024 में पाकिस्तानी प्लेयर्स की T20 की बैटिंग परफॉर्मेंस का मैं थोड़ा सा जायजा लूंगा। वो ये है कि इसमें सबसे पहले जो है वो आजम खान की मैं परफॉर्मेंस बताऊंगा आपको। 4 मैच में 59 रन किए, 29.50 की एवरेज है उनकी, और स्ट्राइक रेट जो है वो है 210 रन, 210 का स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पर दूसरा जो नाम है वो इमाद वसीम का है। 4 मैचों में 49 रन किए इन्होंने, 49 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 175। फखर जमान ने 10 मैचों में 373 रन किए, 37.3 का उनका एवरेज है, 160 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा शादाब ने 5 मैचों में 66 रन किए, 16.5 उनका एवरेज है और 174 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा रिजवान ने 11 मैचेस में 383 रन किए, 55 उनका एवरेज है, 133 उनका स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम ने 13 मैचेस में 392 रन किए हैं, सॉरी 592 रन किए हैं,
38 उनका एवरेज है और 141 उनका स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा साइम अयूब ने 8 मैचों में 124 रन किए हैं, 15.5। और से सुनिएगा, ये लास्ट के जो मैं बता रहा हूं, साइम अयूब ने 8 मैचों में 124 रन किए हैं, 15.5 उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 132 है। और हमारे जो चाचा है फैसल, जिन पे कल भी बात की थी हमने, इफ्तिखार साहब ने 11 मैचेस खेले हैं, 140 रन किए हैं, 15.5 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट जो है उनका सिर्फ 118 है। क्या दर्शाता है ये बात और ये परफॉर्मेंस टीम की, आप बताएंगे फैसल इस बारे में? ये जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि इसमें कुछ तब्दीलियों की जरूरत है, पाकिस्तान को तब्दीलियों की जरूरत है। आप बेहतर है कि इमाद को बाहर करने से या किसी ऐसे प्लेयर को बाहर करने से आप बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली करें। आप बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली या तो करें, अगर आप इफ्तिखार को खिलाना चाह रहे हैं तो उसको ये कह के भेजें कि अब आपके पास मजीद गलती की गुंजाइश नहीं है और हमारे पास अब आपको बार बार खिलाने का टाइम नहीं है। आप एक काम करें, हम आपको 3 से 4 मैचेस दे रहे हैं, आप अपना स्ट्राइक भी अच्छा करें और पाकिस्तान को मैच जितवा के दें। आप किस नंबर पे खेलना चाहेंगे अपने मुंह से कहें आप, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चलती। क्रिकेट में जब पाकिस्तान के लिए कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, अगर बाबर आजम मैच नहीं जितवाएगा और रन करेगा तो मैं कहूंगा बाबर आजम आप पाकिस्तान को मैच जितवाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बैटिंग पाकिस्तान के काम आनी चाहिए। पैसे बहुत लेते हो, उस पैसे का हक भी अदा करो और अपनी कंट्री में जहां आपको ये इज्जत दी गई है, खेलने का हक दिया गया है, उसे भी अपनी पाए तकमील तक पहुंचाएं। फैसल ने बहुत उम्दा बात की है कि देखें, परफॉर्मेंस मैटर जब करती है जब आप मैच जितवाएं। आपको याद होगा फैसल, 1985 में जो ऑस्ट्रेलिया कप में जो यादगार छक्का मारा था जावेद मियांदाद ने, उस जावेद मियांदाद के नाम के साथ हमेशा तौसीफ अहमद का भी नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो जो एक कीमती तरीन रन था वो तौसीफ अहमद ने लिया था। ठीक है, वो रन आउट होते होते बचे थे, उसमें यकीनन अल्लाह ताला की वो थी, किस्मत साथ देती थी। लेकिन बहरहाल उस एक रन की वजह से भी तौसीफ अहमद आज तक याद किए जाते हैं, क्योंकि वो मैच विनिंग रन था। अगर उस बॉल पे तौसीफ अहमद रन नहीं लेते तो यकीनन लास्ट बॉल पे जावेद मियांदाद छक्का नहीं लगा सकते थे। थोड़ा सा आप इस बारे में कहेंगे फैसल? Between the last ball coming up, 4 runs required, and this is a 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad is the hero of the moment, and Pakistan for victory. ये अल्फाज मुझे आज भी याद है। औरंगजेब पूरी इनिंग बनाई थी जावेद मियांदाद ने। जावेद मियांदाद ने ऐसा नहीं किया था कि आखिर में 13 बॉलों में 37 रन आगे कर दिए थे। वो शुरू से मैच को लेके चला है और अपनी सेंचुरी भी बनाई थी उस मैच में, और पूरा मैच जितवा के एंड तक उसको फिनिश करके गया है। ये खूबसूरती क्रिकेट की है। वो तारीख का इसलिए सबसे जबरदस्त छक्का था कि उसके बाद जो डोमिनेशन पाकिस्तान ने दिखाई है इंडिया के अगेंस्ट, वो बहुत ही अरसे तक कायम रही। उससे पहले पाकिस्तानी टीम हमेशा शारजा में इंडिया के खिलाफ खेलती थी, डरती भी खेलती थी और हारती थी। लेकिन उस जीत के बाद एक तो क्रिकेट का इतना जबरदस्त, खुद मैं इस बात का वो हूं कि मुझे भी उस मैच के बाद जो इतना ज्यादा क्रिकेट का शौक हुआ, तो मैंने क्रिकेट खेली भी और आज आपके सामने बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लेता हूं। तो बात यह कि उस छक्के से बहुत फर्क पड़ा, लेकिन उस छक्के के साथ साथ हमेशा तौसीफ अहमद का नाम आता रहेगा, क्योंकि वो मैटर करता है विनिंग जो परफॉर्मेंस थी उससे। तो बहरहाल व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, कुछ क्रिकेट की बातें हुई, कुछ इस तरह की बातें हुई। थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा अफसोस होता है जो दूसरे इंडियन खासतौर पर जिस तरह की बात करते हैं। बहरहाल हमें लाइक कीजिए और हमें शेयर कीजिए। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नए मैच के साथ, नए एनालिस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।